नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, मैं प्रशांत मावानी आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। आज 11 जून 2022 है, दिन है सैटरडे, और आज फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस में हमारे टेबल पर हैं 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। फैक्ट्री आउटपुट के आंकड़ों पर नज़र डालेंगे, कुछ पॉजिटिव्स को देखेंगे, कुछ हेडविंड्स के बारे में बात करेंगे। देन वी हैव एविएशन सेक्टर, डेटा सोर्स फॉर पॉलिसी। यहाँ पर जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर साहब हैं, उन्होंने एक इंटरेस्टिंग बात बताई है एज फार एज डेटा कलेक्शन एंड डेटा सोर्स इज कंसर्न्ड। एंड देन वी हैव हुआवे का जो केस है उसके साथ जुड़ी हुई एक अपडेट है। तो लेट्स मूव ऑन। आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स, प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स आउट देयर, हज़ारों ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको इस प्रकार की एक सीरीज़ की आवश्यकता है। फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस सिंपल लैंग्वेज में डे टू डे के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको समझ में आ जाए। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं बट दे डोंट नो अनफॉर्चुनेटली अबाउट क्यूरियसली एजुकेशन, दे डोंट नो अबाउट फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस। तो उन तक इस सीरीज़ को पहुंचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो मैं आपके केपेबल हाथों पर छोड़ रहा हूँ। एंड आई एम श्योर यू विल शेयर द लेक्चर विद योर लव्ड वंस एज वेल एज योर acquaintances and friends. Do check out my motivational podcast Curiously Forever. ये सभी बड़े पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं। फैक्ट्री आउटपुट, इंडियन इकोनॉमी अपीयर्स स्ट्रॉन्ग, ऐसा नज़र आ रहा है क्योंकि फैक्ट्री आउटपुट के आंकड़े जो हैं वो काफ़ी अच्छे रहे हैं। राइट, इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात करें तो अप्रैल महीने में इट हैज़ क्लॉक्ड 7.1%, जो पिछले 8 महीनों का सबसे अच्छा ग्रोथ फिगर है। हमने कई बार आईआईपी के बारे में बात की है, राइट, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। अब ये जो आईआईपी होता है दोस्तों, इसको लेकर आपको किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे? आपको लेटेस्ट आंकड़ा जो है वो नहीं पूछा जाएगा क्योंकि ये अप डाउन होते रहता है। हाँ, हो सकता है कि इंटरव्यू में आपको पूछा जाए, राइट, कि अगर इंटरव्यू है लेट्स से और आपने इंटरव्यू के पहले के दिन का, यानी कि येस्टरडे का, लेट्स से आज इंटरव्यू है तो आपने येस्टरडे का अगर अखबार पढ़ा है तो आपको उसमें से प्रश्न पूछा जा सकता है। अगर कोई बड़ी चीज़ हुई है तो लेट्स से रेपो रेट चेंज हुआ एंड थिंग्स लाइक दैट, वरना डोंट वरी अबाउट दिस फिगर्स दैट मच। ये सारे आंकड़े जो हैं वो याद रखने पॉसिबल भी नहीं है और ये सारे आंकड़े आपको याद भी नहीं रखने हैं, लेकिन कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आई गिव यू वन एग्जांपल। मान लीजिए अगर आपको एमसीक्यू ऐसा पूछा जाए कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है इसमें सबसे ज़्यादा वेट किस क्षेत्र का है, और नीचे आपको ABCD 4 ऐसे ऑप्शन दिए जाए, तो यू शुड नो इट इज़ मैन्युफैक्चरिंग। इसका राइट आंसर है मैन्युफैक्चरिंग। ये चीज़ याद रखनी है आपको कि मैन्युफैक्चरिंग जो है उसका आईआईपी में कितना वेट है, 77.6%। दैट इज़ 3/4। राइट, याद रखने के लिए आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, 3/4 या फिर 75% से भी ज़्यादा। सबसे बड़ा आईआईपी में अगर किसी सेक्टर का शेयर है तो दैट इज़ मैन्युफैक्चरिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग अगर ग्रो होगा, मैन्युफैक्चरिंग में अगर हमें ग्रोथ रजिस्टर होगा अच्छा वाला, वो भी 6.3%, तो ओवरऑल आईआईपी क्या होगा? इट्स गोइंग टू बी पॉजिटिव, इज़न्ट इट? तो यही चीज़ यहाँ पर भी हुई है। आई होप ये चीज़ आपको, ये 3 चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी डियर फ्रेंड्स। अगेन आई एम रिपीटिंग, ये वाला पॉइंट जो है वो याद रखना, हमेशा आपको ये चीज़ याद रखनी है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन रोज डबल डिजिट 11.8%. Mining output was 7.8%, which is not bad of course. लास्ट जो मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी की जो मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में ये प्रेडिक्ट किया गया था कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ये रिलेटिवली फर्म फुटिंग में आगे बढ़ रहा है, यानी कि स्ट्रॉन्गली इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो हो रहा है। और ये बात सच भी है। अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को देखें तो ये सारे के सारे इंडिकेटर्स जो हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। फॉर एग्जांपल जीएसटी का कलेक्शन काफ़ी अच्छा रहा, परचेजिंग मैनेजर्स इंडाइसेस काफ़ी पॉजिटिव हैं, ऑटोमोबाइल सेल्स अच्छे जा रहे हैं, रेलवे फ्रेट इट्स गुड, और जो दूसरे ऐसे इंडिकेटर्स को हम देखें तो उसमें भी मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं वो काफ़ी पॉजिटिव हैं। दैट मीन्स इकोनॉमी इज़ ग्रोइंग with a right speed
एंड विथ फर्म फुटिंग। कुछ चैलेंजेस भी हैं जिनको हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। नंबर 1 इज़ हाई कमोडिटी प्राइसेस। कमोडिटी की प्राइसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा। राइजिंग इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का जो एक डर है, जो एक चिंता है, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी है, देश को भी है, राइट। एंड मॉनिटरी टाइटनिंग, जैसे हमने देखा दुनिया के अलग अलग देशों ने, और हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो कमेटी है उसने क्या किया, उसने भी मॉनिटरिंग टाइटनिंग किया, राइट। इसको लेकर मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया है, अगर वो वीडियो नहीं देखा है देन क्लिक हियर, राइट। आप इस वीडियो को यहाँ से देख सकते हैं। तो देख लीजिए, ये रहा पॉजिटिव स्टार्ट। आईआईपी ग्रोथ के परसेंटेज, जनवरी 1.97%, फरवरी में थोड़ा ड्रॉप 1.46, देन इट हैज़ grown steadily 2.6%, and then we can see a big jump 7.1, which is not bad at all. Aviation sector की बात करते हैं। Domestic airfares have increased more than 20% on average since early April. अप्रैल से अभी तक अगर हम देखें तो जो एयरफेयर हैं, बेसिकली एरोप्लेन की जो टिकट हैं, इसकी प्राइस में ऑन एन एवरेज 20% राइज हमें देखने को मिला है। और इसके पीछे क्या रीज़न होगा? ऑफ कोर्स नंबर 1 रीज़न इज़ फ्यूल। आई एम श्योर यू ऑल आर अवेयर अबाउट दिस फैक्ट, क्योंकि अप्रैल से देखिए हमने भी फ्यूल में कितने सारे पैसे जो हैं वो हमारी कार और मोटरसाइकिल के लिए खर्च किए हैं। प्राइसेस आर एक्सपेक्टेड टू गो अप फर्दर, और ज़्यादा एयर टिकट जो हैं, एयर फेयर जो हैं वो और ज़्यादा महंगा हो सकता है। और अब एयरलाइन जो हैं उनकी ये कैपेसिटी नहीं रही है। अभी तक क्या था, बहुत सारी एयरलाइंस ने क्या किया कि प्राइस जो हैं, जो फाइनल प्राइस हैं, उसको मेंटेन ही रखा ताकि ज़्यादा टिकट्स वो बेच पाएँ। लेकिन अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, अब उनको ऑफसेट करना ही पड़ेगा। दैट मीन्स कि अगर फ्यूल की प्राइस इंक्रीज़ हो चुकी है तो वो चीज़ अब आपकी फ़्लाइट की टिकट जो है उसमें रिफ्लेक्ट होगी। दैट मीन्स आपकी फ़्लाइट की टिकट जो है वो कॉस्टलियर होंगी, एंड हायर कॉस्ट इज़ अफेक्टिंग डिमांड। अब ये भी बात है कि अगर लेट्स से अहमदाबाद से मुंबई की जो टिकट हैं वो अगर 2,500 रुपये होगी, तो फिर आप सोचेंगे कि चलो मैं एक प्लेन की टिकट लेकर चला जाऊंगा मुंबई, वहाँ पर जो भी काम है वो ख़त्म करने के बाद रिटर्न आ जाऊंगा, तो इन 5,000 रुपीज़ आई कैन कम बैक, राइट। सुबह निकला, 1.5 आवर में वहाँ पर, फिर काम ख़त्म कर दिया दूसरे दिन, एंड देन यू आर, तो मीन्स जो 2 दिन हैं आपके बच जाएंगे। इफ़ यू ट्रैवल इन ट्रेन तो आपके 2 दिन, उसमें लगभग आने जाने के 2 दिन आप पकड़ लीजिए, राइट। तो ये टाइम आपका वेस्ट नहीं होगा। तो यू विल से ओके 5,000 रुपीज़ इज़ नॉट बैड। लेकिन अगर एक ही बार जाने के 5,000 है और वापस आने के 5,000 है, 10,000 है, और फिर आप सोचेंगे आपका जो काम है वो लेकर गए हैं वहाँ पर, जो भी बिज़नेस के लिए आप गए हैं, एंड देन यू विल रियलाइज़ कि यार इसमें तो फ़ायदा ही नहीं होगा, कुछ खर्च ही ज़्यादा हो जाएगा, बिकॉज 10,000 रुपीज़ तो आने जाने का खर्च हो जाएगा। तो यू विल कैंसिल द, मीन्स आप उस प्लान में आगे नहीं बढ़ेंगे। आप क्या करेंगे, आप ट्रेन की टिकट निकालेंगे और वाया ट्रेन जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे लोग अगर करेंगे तो क्या होगा कि प्राइस इंक्रीज़ होने की वजह से या फिर हायर कॉस्ट की वजह से डिमांड जो है उस पर एक डायरेक्ट इम्पैक्ट हमें देखने को मिलती है। एंड ऑल दिस इज़ हैपनिंग बिकॉज ऑफ एविएशन टर्बाइन फ्यूल, ATF की जो प्राइस हैं वो ज़्यादा होने की वजह से, ये फ्यूल की प्राइस ज़्यादा होने की वजह से टिकट की प्राइस ज़्यादा हो गई। और एयरलाइन में ऐसा होता है कि उनका जो टोटल एक्सपेंस है ना, उसमें से 40% एक्सपेंस तो सिर्फ उनका फ्यूल का एक्सपेंस है। तो फेयर्स ऑन सम ऑफ द बिजिएस्ट सेक्टर्स हैव इंक्रीज्ड बाय एज मच एज 40%। कुछ ऐसी जो बिजिएस्ट सेक्टर्स हैं तो वहाँ पर तो 40%, कुछ जगहों पर टिकट, मैंने जैसे स्टार्टिंग में एक शब्द बोला एवरेज 20% है, कुछ जगहों पर तो 40% जितना हाइक भी देखने को मिला है। और अनफॉर्चुनेटली ये फ्यूल की प्राइस उस टाइम पर बढ़ रही हैं जब लोग जो हैं वो समर वेकेशन के लिए कहीं पर ट्रैवलिंग कर रहे हैं, फैमिलीज़ के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, बिजनेसेस बैक टू नॉर्मल हो गए हैं। तो एयरलाइन की कैपेसिटी जो है, एयरलाइन की डिमांड जो है वो ज़्यादा हो रही थी, इंक्रीज़ हो रही थी। उसी टाइम पर प्राइस राइज इज़ लाइक स्पीड ब्रेकर, यू नो। अल्टरनेट डेटा सोर्स फॉर पॉलिसी मेकिंग। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांता दास साहब ने यह कहा है कि वी हैव टू लुक फॉर अल्टरनेटिव एंड अनकन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ स्टैटिस्टिक्स फॉर मोर इफेक्टिव पॉलिसी मेकिंग। इसका मतलब क्या है? बहुत ही सिंपल मतलब है
कि अभी तक क्या है कि हम जो रेगुलर जो ट्रेडिशनल मैक्रो स्टैटिस्टिक्स और स्टैंडर्ड डेटा जो है उसका इस्तेमाल करते हैं और उसके आधार पर हम पॉलिसी यानी कि नीति जो हैं वो बनाते हैं, लेकिन अब वो वक्त चला गया है ट्रेडिशनल मैक्रो स्टैटिस्टिक्स और स्टैंडर्ड डेटा सोर्सेज का तो इस्तेमाल करें, लेकिन इसी के साथ साथ आपको अल्टरनेटिव और अनकन्वेंशनल सोर्सेस का इस्तेमाल भी करना पड़ेगा ताकि आपको एक राइट पिक्चर जो है, जो चीज़ें ग्रास रूट लेवल पर चल रही है उसका एक राइट पिक्चर मिले। उन्होंने ये भी कहा कि हमें डेटा सिक्योरिटी को लेकर भी और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। और हमारे देश में एक लंबे समय से एक प्रॉब्लम रहा है, राइट, हिस्टोरिकल प्रॉब्लम रहा है। हमारे पास हाई फ्रीक्वेंसी डेटा जो है वो कलेक्शन का सोर्स नहीं था या फिर इतना अच्छा डेटा कलेक्शन नहीं था, तो इसकी वजह से पॉलिसीज़ जो है वो उतनी प्रिसाइज नहीं थी। लेकिन अब आरबीआई जो है उसने भी नए डेटा के सोर्सेज को इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया। फॉर एग्जांपल इंटरनेट सर्चेस, मोबिलिटी ट्रेंड, और ये सारा जो नया सोर्स है उससे आपको और ज़्यादा गहराई मिलती है और ज़्यादा क्लियर पिक्चर जो है वो नज़र आता है। आप और ज़्यादा प्रिसाइज पॉलिसीज़ बना सकते हैं। Several central banks are now using methodological advances in domains such as economic analysis, agriculture, environmental protection and marketing. बहुत सारी जो दुनिया की अलग अलग देशों की बैंक्स हैं वो नए डेटा का इस्तेमाल, नए सोर्स जो है डेटा का इसका इस्तेमाल करने लगी ताकि वो और प्रिसाइज पॉलिसी मेकिंग कर सके। RBI is making headway in text mining, online data based indices and the use of big data analytics and machine learning algorithms, right? तो ये जो न्यू एज का डेटा है इसका इस्तेमाल भी हमें करना चाहिए ताकि हम और ज़्यादा रोबस्ट और प्रिसाइज पॉलिसी बना सकें। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। हुआवे सीईओ केस, ये जो चाइना की कंपनी है हुआवे, तो दिल्ली की कोर्ट ने हुआवे के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं ली शियोंगवे उनको और तीन टॉप ऑफिशियल्स को समन किया है, उनको बुलाया है, कोर्ट के सामने पेश होने का आदेश दिया है। क्यों? क्योंकि आईटी डिपार्टमेंट ने एक कंप्लेन फाइल की है और कंप्लेन ये है कि ये जो केस चल रहा है उन पर, तो इस केस के साथ जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन है, तो जानबूझकर इन लोगों ने उनको इन्फॉर्मेशन यानी कि आईटी डिपार्टमेंट के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की और इसकी वजह से इन्वेस्टिगेशन जो है वो हैम्पर हो गई और वो आगे नहीं बढ़ पाए एंड थिंग्स लाइक दैट। और इसी के साथ कोर्ट ने भी ये ऑब्जर्व किया है कि इट सीम्स द एक्यूज्ड वे ओनली ट्राइंग टू समहाउ कंफ्यूज द ऑथोराइज्ड ऑफिसर इन ऑर्डर टू डिनाई एक्सेस टू बुक्स ऑफ अकाउंट एंड अदर डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कंपनी अनरीजनेबली लॉन्ग टाइम वाज आल्सो sought by the accused persons for furnishing data and information which ought to have been readily available with the company। जो चीज़ें कंपनी के पास, जो डेटा इंफॉर्मेशन आईटी डिपार्टमेंट को चाहिए थी, जो इजीली अवेलेबल हो सकती है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो टाइम पर या फिर जानबूझकर डिले किया गया, राइट, जानबूझकर इसमें ज़्यादा वक्त मांगा गया और जब इन्फॉर्मेशन मांग रहे थे तो राइट इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे थे, इंटरव्यू में भी ये सारी चीज़ें हो रही थी एक्सेट्रा। तो इस प्रकार के फरियादें हैं, इस प्रकार के इल्ज़ाम हैं, तो इस चीज़ को लेकर हुआवे के सीईओ को समन किया गया है। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट हुआवे, राइट, यहाँ पर कोई एक ऐसी कोई कंपनी की बात नहीं है। सी आपको ये बिग पिक्चर ध्यान में रखना है कि हुआवे के साथ यूएसए में क्या हुआ था। ट्रम्प साहब के टाइम पर हुआवे के जो एक चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं तो उनको कनाडा में गिरफ्तार किया गया था और उनके बदले में 2 कैनेडियंस को फिर गिरफ्तार किया चाइना ने। तो यहाँ पर जो चीज़ें हो रही हैं, तो ऑफकोर्स ये हुआवे कंपनी क्या कह रही है कि हमें जानबूझकर परेशान किया जा रहा है, तो फिर वो इसी प्रकार की ट्रीटमेंट जो है वो हमारी भी कोई बड़ी कंपनी है, हमारी जो कंपनी इंडियन कंपनी ने चाइना में इन्वेस्ट किया तो वहाँ पर भी वो इस प्रकार की टैक्टिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, यू नो। तो दिस इज़ बैड और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको देख सकते हैं। फिर इंडिया और चाइना के बीच में जो क्लैशेस चल रहे हैं, राइट, बॉर्डर क्लैशेस, तो उसकी एक वाइडर इम्पैक्ट कैसे बिजनेसेस पर भी आ सकती हैं। तो वी कैन लुक एट दिस पर्टिकुलर इश्यू फ्रॉम वेरियस डिफरेंट एंगल्स। आई होप थिंग्स आर clear to you, and that's everything from my side, dear friends. Thank you very much for watching this video, and please don't forget to share this lecture with other students. I'll see you soon. Till then, enjoy your studies. Stay curious. God bless you all. Jai Hind.